तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना देखा और सीखा कि कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी का हेड कवर किया और इनकम कैसे जनरेट करते हैं, निकालते हैं, और छोटी मोटी दिक्कतें देखी उसमें कि कहाँ बच्चा अटकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हेड कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है। और आज से मेरी कैपिटल गेन्स की सीरीज शुरू होने जा रही है। ठीक है, ये भी 4 से 5 लेक्चर में सेम हाउस प्रॉपर्टी जितना लेंथ कवर करेगी और फटाफट इसको कवर करेंगे विद, और इसके हम क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद आप ना सॉल्व कर पाओ। चलिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे सारे, और मैं यहाँ पर लिख कर काम करवा रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी लिखें। ठीक है, वरना मैं बाकी टीचर्स की तरह ऐसे वो ले आता, लिख कर ले आता और ये रीडिंग लगा लो, हो गया खत्म, चलो। ऐसी अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे हम भी लिखेंगे, आप भी लिखो, मस्त एक साथ लिखेंगे। तो कैपिटल गेन का मतलब होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका घर, अगर आप घर अपना घर किसी और इंसान के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हो तो आपका कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। क्या मतलब बोला मैंने? अगर आपने घर खरीदा था 35 लाख का और वो आपने किसी पिंटू नाम के बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया 40 लाख रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपए। तो दिस 5 लाख अमाउंट इज योर कैपिटल गेन। बेसिक तो यही था। अब इसी के आसपास पूरी दुनिया घूमती रहेगी इस कैपिटल गेन में। ठीक है, क्या बोला मैंने? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच गेन्स प्रॉफिट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स। मैं फटाफट से इसको लिखवा देता हूं। ठीक है, और आप भी लिखेंगे। एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट shall be deemed as income under head capital gain। सीजी लिखा, पूरा लिखना। ठीक है, and taxable as income from capital gains। मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? Any profit and gains arises from transfer of capital asset shall be deemed as income under head capital gains and taxable as income from capital gains। कोई भी टाइप का प्रॉफिट या कोई भी टाइप का गेन आपको मिला, कैसे मिला? आपने अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा, उसके बाद आपको कुछ मिला, प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिटेबल अमाउंट, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट, कॉस्ट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, तो वो आपका प्रॉफिट कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, पर वर्ड बहुत बड़ा है। वर्ड का नाम है ट्रांसफर। लिखना डेफिनेशन साथ में। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम कैपिटल एसेट को बेचे, हमें बस ट्रांसफर करना उसको। ट्रांसफर मतलब जो टाइटल और जो पोजीशन होती है वो शिफ्ट हो जाती है वन पर्सन से अनदर पर्सन पे। ठीक है जी, चलो अब टाइटल और पोजीशन कैसे शिफ्ट होती है, अब मेरे साथ ना एक एग्जांपल ले लो फटाफट से। ठीक है, मैं हूं और यहाँ पे एक लड़की है। ठीक है, उसका नाम क्या रखे? सोनिया रख देते हैं। ठीक है, मैं और एक सोनिया है। ठीक है, तो मैंने सोनिया जी को अपना घर बेच दिया और उस पर 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो ट्रांसफर में हमारा सेल आ रहा है, यस और नो? सेल अलग चीज होती है और ट्रांसफर अलग चीज होते हैं। ट्रांसफर एक वाइड टर्म है। मैंने सोनिया जी को अपना कैपिटल एसेट
गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वो भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर में क्या है, गिफ्ट आ गया। अब सोनिया जी पे ना मेरा कुछ कर्जा था, मुझे सोनिया जी को कुछ पैसे लौटाने थे, तो सोनिया जी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ठीक है। सोनिया जी ने मेरे घर पे कब्जा किया, तो कब्जा करने को क्या बोलते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन। और भी ऐसी बतेरी चीजें होती है जिससे राइट और जो टाइटल और जो पोजीशन है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सेल के अलावा दुनिया में और भी चीजें हैं जिससे कैपिटल गेन अराइज हो सकता है, ठीक है। गिफ्ट कर दिया, टाइटल और पोजीशन दोनों चली गई किसी और के पास। कंपल्सरी एक्विजिशन, उसने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, टाइटल भी उसका और पोजीशन भी उसका, मेरा क्या, बाबूजी का घर ठुल्लू, ठीक है। चलिए ऐसे करके ना, मतलब ट्रांसफर में बहुत चीज आती है। अगर आप देख रहे हो कि ये चीज यहां से हटके वहां जा रही है, तो ये कैपिटल गेन्स हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना, और ट्रांसफर इंक्लूड सेल, गिफ्ट, कंपल्सरी एक्विजिशन लिख लेना, 2-3 एग्जांपल, ताकि ये पेपर में याद रहे। चले आगे बात करें, मस्त बढ़िया। इसको मिटा दिया मैंने। अब देखते हैं, अब मेरी बात को 2 मिनट और ध्यान सुन लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपनी गर्लफ्रेंड से ध्यान हटाकर मेरी बात 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना, और बहुत ही काम आएगी जिंदगी में बात। दुनिया में हर चीज कैपिटल एसेट होती है, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में हर चीज कैपिटल एसेट होती है, ठीक है, पर उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मेरी बात दोबारा बता रहा हूं, दुनिया में हर चीज कैपिटल होती है, पर सरकार ने ऐसा बोला कि ये चीजें कैपिटल गेन नहीं है। कैसे, ठीक है। मेरे पास ये मेरी किताब पढ़ी है, आईसीआई की मॉड्यूल पढ़ी है ऑडिटिंग की, ये भी कैपिटल एसेट है, ठीक है। ये ट्राइपॉड का बैग पड़ा है, ये भी कैपिटल एसेट है। मेरा जो माइक है जो मैंने यहाँ लगा रखा है, ये भी कैपिटल एसेट है। मेरा जो बोर्ड है, मेरा जो मार्कर है, ये सारे के सारे कैपिटल एसेट है, ठीक है। अरे सर, हमने तो सुना था सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये सारे कैपिटल एसेट होते हैं। नहीं, कैपिटल एसेट कुछ भी हो सकता है। कैपिटल एसेट लिखो लिखो लिखो, इंक्लूड्स एनी एसेट वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। आगे बात समझ में, कैपिटल एसेट कोई सा भी एसेट हो सकता है। अब मेरी बात को 2 मिनट और गौर से सुन लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ पर होगा, पर मेरी बात 2 मिनट सुन लेना, बहुत ही काम आने वाली है ज़िंदगी में बात, ठीक है। जो सीए नहीं भी कर रहे उनके लिए तो और भी ज़्यादा काम आने वाली है। क्या बोला मैंने, कैपिटल एसेट में सब चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना घर ट्रांसफ़र करा किसी इंसान को, तो वो हमारा कैपिटल एसेट हो गया। पर एक बात याद रखो, क्या अगर आपने जो टीवी खरीदा था 30,000 रुपये का, वो आपने 25,000 में किसी और को ट्रांसफर करा, तो क्या ये आपका कैपिटल गेन है? क्या ये आपका कैपिटल गेन है? द आंसर इज नो। भाई मैंने क्या बोला कि दुनिया में आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो सब कैपिटल एसेट है, तो टीवी भी कैपिटल एसेट हुआ, लॉजिकल। टीवी ट्रांसफर करा, अरे यार हमको तो टीवी ट्रांसफर करने पे लॉस हो गया, चैप्टर तो हमारा कैपिटल गेन का चल रहा है ना। देखो एक ना, मैं लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे पर्सनल यूज़ में आती है, जैसे एसएससी यानी कि मैं, माई सेल्फ, या मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर उसको यूज़ कर रहा है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। मेरा जो घर में जो टीवी पड़ा हुआ है वो या तो मैं यूज़ कर रहा हूँ या मेरे घर के फैमिली मेंबर यूज़ कर रहे हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। मेरे जो घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ या मेरे घर के फैमिली मेंबर यूज़ कर रहे हैं, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। गाड़ी को ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट अ कैपिटल गेन, ठीक है।
लॉजिकल चलना 1-2 मार्क्स से आराम से क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल गेन क्या क्या नहीं है, एक्सेप्शंस बोलते हैं इसको। डस्टर का ये लिख लेना, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स एनी एसेट वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अभी बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल एसेट क्या है और क्या नहीं है। चलिए, वेल डन। ठीक है, एक्सेप्शंस या दैट आर नॉट अ कैपिटल एसेट। पहला है हमारा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अगर आपके गांव में कोई ज़मीन है और आप उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या बोला मैंने, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो आपका कैपिटल गेन अराइज होगा, है ना। कैसे अराइज होगा? सपोज 10 लाख की ज़मीन है, आपने 15 लाख में बेच दी, तो 5 लाख का कैपिटल गेन हो गया, वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसको हम कैपिटल गेन मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जेप्शन है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। एग्जेम्पशन में जो जो चीजें आएंगी उन चीजों से अगर कैपिटल गेन आपका अराइज हुआ तो वो कैपिटल गेन है, मानेंगे ही नहीं। ठीक है, एग्जेम्पशन है। अब ये जो एग्जेम्पशन दे रखी है ना, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ये ना बहुत ही कॉमन है। कैसे? मतलब अगर आप एक लॉजिकल सोचोगे ना कि अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, गांव में किसकी ज़मीन हो सकती है? गांव में एक किसान की ज़मीन हो सकती है, किसान ही अपनी एक ज़मीन को बेच सकता है और किसान को ही उस ज़मीन से प्रॉफिट हो सकता है। तो जो किसान जो दिन रात अपनी मजदूरी कर कर पूरे देश का पेट भरता है, क्या आप उससे किस मुंह से टैक्स मांग पाओगे? इसलिए सरकार ने किसानों के ऊपर जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होती है इंडिया के अंदर, अगर आप उसको बेचकर उससे आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो सरकार उससे टैक्स नहीं मांगेगी। ठीक है, दूसरा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को अगर आप बेचोगे तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा मतलब है और बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी चीज़ है। मेरे बात को ध्यान सुनना। मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया थे कि आपको हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। ठीक है, याद आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं वापस। क्या बोला मैंने? स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका माल कुछ गोदाम में पड़ा हुआ है उसको स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे, इन्वेंट्री। ठीक है, अगर आप इस इन्वेंट्री को बेचोगे, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, तो आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा या कैपिटल गेन होगा? सोचो। आंसर इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा। लॉजिकल है भाई, बिजनेस से इनकम होगी ना भाई। स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ तो माल है, माल जा रहा है, फिर कल को माल और आ जाएगा, वो फिर माल वो भी डिलीवर हो जाएगा, उससे भी इनकम आ जाएगी। अब वो क्या इसमें टैक्सेबल करेंगे क्या? वो तो बिजनेस इनकम होगी। लॉजिकल है। अब सोचो, मैं हूं एक बिल्डर, मेरी कंपनी का नाम है रहेजा बिल्डर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने 10 मकान खरीद लिए, 10 में से 8 बेच दिए और 2 मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है जी, अब मैंने जो 8 मकान मैंने बेचे हैं ये मेरा स्टॉक ही था। 10 मकान मैंने खरीदे थे ना, तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड कितने का हो गया? 10 का हो गया। उसमें से मैंने 8 बेच दिए, तो यानी कि मैंने अपना स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया। मैंने अपना अगर स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया तो क्या वो मेरी बिजनेस इनकम होगी या वो मेरी कैपिटल गेन की इनकम होगी? लॉजिक रखना। मैंने मकान खरीदे थे, मकान बेचे हैं, प्रॉफिट कमाया है,
तो वो मेरी बिजनेस इनकम होगी, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड था उस मकान का नेचर, है ना। अगर वो नॉर्मल मकान होता या मैं इंडिविजुअल कोई नॉर्मल बंदा होता, बिल्डर नहीं होता, तो फिर मामला अलग हो जाता, ठीक है। तो फिर कैपिटल गेन लग जाता। मैंने क्या बोला, मेरा बिल्डर है यार, मैं बिल्डर का काम हूँ यार, मेरा बिल्डर का ही काम है, मेरा तो काम यही है मकान बेचना और मकान खरीदना और बेचना, मकान खरीदना बेचना, प्रॉफिट कमाना उसमें, है ना। तो वो मेरे यहाँ थोड़ी टैक्सेबल होगा, वो तो मेरे बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल होगा। चलिए, तीसरा आता है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट यानी वो चीज़ें जिसमें हम पर्सनली इफेक्ट कर रहे हो, पर्सनली यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हमारा टीवी, हमारा सोफ़ा, हमारी चेयर, हमारा बेड, हमारा कूलर, हमारा एसी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से हमें बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, और वो जो पैसे मिलेंगे उसका जो प्रॉफिट होगा, खैर कभी प्रॉफिट तो होगा नहीं क्योंकि इन सब चीज़ों पे डेप्रिसिएशन लग जाता है, पर अगर हो गया प्रॉफिट तो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। आई बात समझ में। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल में यूज़ करने वाली जो भी चीज़ें अगर आप बेचोगे तो उसमें आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ फटाफट से। एक मैंने आईफोन खरीदा 1 लाख का, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 का। अब उसकी वैल्यू क्या है, 90,000, लेकिन मैंने उसको सेल कर दिया 95,000 का। प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 5,000 रुपये का। तो ये जो 5,000 रुपये का है ये कैपिटल गेन हो गया हमारा। क्या बेचा है मैंने, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेच दी मैंने अपनी, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि मेरा पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, पानी पी लूं। ठीक है, अब क्या है, अब ना सरकार ना थोड़ी चालाक निकल गई। सरकार ने थोड़ी हमारे साथ चालाकी कर दी। सरकार ने हमारे साथ चालाकी क्या करी कि लोग ना सोना खरीद रहे थे भर भर के। ठीक है, क्या बोला मैंने, सोना खरीद रहे थे। मैंने आज 10 किलो सोना खरीद लिया जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। ठीक है, और मैंने बोला यार ये सोना तो मैं पहनता हूँ, सोना तो मैं पहनता हूँ, कान में पहने हुए है, गले में चेन डाली हुई है बड़ी बड़ी, ठीक है, और फिर ये हाथ में अंगूठियाँ डाल रखी बड़ी बड़ी। ठीक है, ये तो मेरा पर्सनल इफेक्ट हो गया, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। सरकार, अगर मैं कल को इस सोने को बेच दूँ तो मैं इस पर जो भी इनकम कमाऊँगा, सोने का रेट तो बढ़ता ही ना, तो जो भी मैं इनकम कमाऊँगा इस सोने को आगे चलकर बेचकर, उस पर मैं आपको कैपिटल गेन नहीं देने वाला। तो सरकार ने बोला इधर आओ, अब तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल इफेक्ट की कुछ एग्जेम्पशंस होती है। मतलब कि इन चीज़ों को पर्सनल इफेक्ट में माना ही नहीं। क्या क्या नहीं माना, गौर फरमाना जरा। पड़ोस की चीज़ों को पर्सनल इफेक्ट माना ही नहीं। पड़ोस और जे, पी से पेंटिंग, ए से आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, डी से ड्राइंग, ओ से कोई अदर था, ठीक है, अदर, एस से स्कल्पचर और जे से ज्वेलरी। पड़ोस और जे, तो पड़ोस की चीज़ों को सरकार ने पर्सनल इफेक्ट नहीं माना, जिसमें कि हमारी पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, ड्राइंग, अदर, स्कल्पचर और ज्वेलरी आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आज एक पेंटिंग खरीदूंगा 5 लाख रुपए की दीवार में लगाने के लिए और कल को मैं उसको 10 लाख रुपए की बेच दूं, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैं आज ज्वेलरी खरीदता हूँ 8 लाख रुपए की और कल को मैं उसको बेच दूँ 10 लाख रुपए में,
तो 2 लाख का प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैं आज ड्राइंग वो बनाने वाली ड्राइंग, वो पार्टनर वाली ड्राइंग नहीं, बनाने वाली, वो खरीदता हूँ 2 लाख रुपए की और कल जाके 5 लाख में बेच दूँ तो 3 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जेम्पशंस हैं। आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में क्या आता है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से कुछ मिली चीज़ें वगैरह वगैरह, जिनकी वैल्यू अब देखो ना, पेंटिंग की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है, ड्राइंग की बढ़ रही है, आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है, स्कल्पचर मतलब कोई मूर्ति, भारतनाट्यम की मूर्ति वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ज्वेलरी की वैल्यू बढ़ रही है ना। फर्नीचर वर्नीचर में तो डेप्रिसिएशन लगता है ना, लेकिन इनमें तो एप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, वैल्यू गिर थोड़ी रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बेचोगे और आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो महाराज 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 कैपिटल गेन्स पे टैक्स दे देना प्लीज। चलिए, इसका न्यूमोनिक है पड़ोस जे, ठीक है, याद कर लेना, याद तो हो ही गया होगा, अगर मेरे साथ लिखे रहोगे साथ साथ तो याद हो गया होगा। चलो ठीक है, मिटा दूं, बताओ बताओ बताओ, लिख लिया। चलो मिटा देते हैं, इतना पोर्शन मिटा रहा हूं। चौथी होती है हमारे गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो हमारे सरकार के पास इतना गोल्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन एज अ इंडियन हमारी इच्छा रहती है कि अपनी जेबों में भर भर के गोल्ड रखें, ताकि क्योंकि गोल्ड का रेट समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो सरकार ने बोला अगर आपको गोल्ड चाहिए चाहिए तो आप ऐसा करो, मेरे पास से एक पर्चा लेके जाओ जिस पे गोल्ड लिखा हो, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और इस पर्चे पे जो आज की जो वैल्यू होगी गोल्ड की, सपोज 5,000 है, वो लिखी होगी, ठीक है। और जब आपको ये कैश में करवाना हो, ठीक है, कैश में करवाना हो तो आप ये पर्चा वापस ले आना, उस टाइम जो गोल्ड का जो रेट चल रहा होगा सपोज 6,000, तो ये मैं आपको दे दूंगा। आप समझ गए, गोल्ड तो है ये, लेकिन ये पेपर फॉर्म में गोल्ड है, पेपर फॉर्म में गोल्ड है। हमने 5,000 सरकार को दिए, सरकार ने हमको एक पर्चा दे दिया जिसके ऊपर गोल्ड लिखा हुआ था, ठीक है, ये पर्चा हम पकड़ के बैठे हुए हैं और ये पर्चा हम पकड़कर चले गए सरकार के पास जब हमारी मर्जी हुई, और उस टाइम जो सोने का रेट चल रहा होगा उस रेट पर सरकार हमको पैसे दे देगी, इसको बोलते गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। इसकी कुछ परसेंटेज है, 9% गोल्ड बॉन्ड, 8.5% गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। ये कभी भी आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको ये ना लगे कि सर ने ये टॉपिक छुड़वा दिया, ठीक है। तो एक गोल्ड बॉन्ड लिख लेना इसके लिए, ठीक है तो बहुत बड़ा, मैं बता देता हूँ। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड ऑफ 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, डिपॉजिट सर्टिफिकेशन इशूड बाय गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 या 2018 नोटिफाइड बाय सीजी। सुन लिया हो तो ठीक है, किसी काम का नहीं है वैसे भी। चलो ठीक है, अब हम करेंगे हवन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अरे सर इतनी जल्दी भी क्या थी क्वेश्चन करने की, यही तो जल्दी है हमें क्वेश्चन करने की। क्या करा, पिंकी, पिंकी जी, ये नाम बड़ा सही लगता है, मेरे छोटा सा नाम है, खत्म। पिंकी परचेस्ड अ चेयर फॉर 500 rupees and engraved a diamond of worth rupees 1500 and sold to Shyam वर्थ रुपीस 5,000, ठीक है।
क्या करा, पिंकी ने चेयर परचेज करी 500 रुपए की, और उसने इंग्रेव यानी कि जड़वाया एक डायमंड 1500 रुपए का। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 500 प्लस 1500, 2000 रुपये हो गई। और उसने वो जो चेयर थी शाम को बेच दी 5000 रुपए की। तो आप मुझे बताओ, मैंने बोला था कि चेयर पर जो चेयर एक कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट में आ गया, पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो क्या यहां पर 5000 हमारा सेलिंग प्राइस है और 2000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो 3000 का जो प्रॉफिट है, इस पर कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? फटाफट बताओ, फटाफट। जो 3000 रुपये का प्रॉफिट है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? मैं आपको बताता हूं कि ये जो जैसे ही इसमें हीरा लग गया 1500 रुपये का, इसकी जो वर्थ है वो ज्वेलरी वाली कंडीशन में आ गई। और अगर आप ज्वेलरी वाली चीज बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन लगता है। हमने पढ़ा था ना पर्सनल इफेक्ट की एग्जेम्पशन होती है ज्वेलरी करके, तो यहां पर आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट से एक और एग्जांपल। मैं हारे चलो एग्जांपल क्या है, रामू सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड इन फ्लोरिडा वर्थ INR 5 लाख रुपए एंड कॉस्ट इज INR 50,000 रुपीज। रामू ने एक एग्रीकल्चरल लैंड बेचा फ्लोरिडा में, जिसकी INR वैल्यू थी, सेलिंग वैल्यू 5 लाख रुपए, और उसकी जो कॉस्ट थी, खरीदने वाली वैल्यू थी, वो 50,000 थी INR में, इंडियन नेशनल रुपी में। ठीक है, तो ये बताओ जो 4.5 लाख की जो रामू की प्रॉफिट हुआ है INR का, क्या ये टैक्सेबल होगा? क्योंकि हमने कैपिटल गेन्स के एग्जेम्पशंस में देखा, क्या देखा हमने कि यार एग्रीकल्चरल लैंड अगर बेचो तो वो उस पर भाई कैपिटल गेन्स नहीं देना पड़ता। पर यहाँ पर पहली बात तो ये लैंड फ्लोरिडा में है, इंडिया में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर दे ही नहीं रखा कि ये रूरल है। अगर ये रूरल होती तो सोचते भी, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, रूरल भी होना चाहिए और इंडिया में भी होना चाहिए, तब जाके इस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगता। अब जबकि इसने लैंड बेचा है फ्लोरिडा में, तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। देखो घबराना मत, चैप्टर बहुत ही छोटा है और चैप्टर बहुत ही इजी है और चैप्टर बहुत ही कॉमन सेंस पर बेस्ड है। जितना एक इंसान का कॉमन सेंस डेवलप होगा, उसको कैपिटल गेन्स चैप्टर करने में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। ठीक है, और नहीं डेवलप होगा कॉमन सेंस तो हम डेवलप करा देंगे, हम किस लिए बैठे हुए हैं। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स की इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं, यानी कि निकालते कैसे है? बहुत ही इसका सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आपने एक घर खरीदा 35 लाख में, 35 लाख का एक घर खरीदा और उसको बेच दिया 40 लाख में, कितने का प्रॉफिट हुआ जल्दी बताओ? 5 लाख का। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5 लाख रुपए। ऐसे ही आया ना, यस और नो? ऐसे ही आया ना, एग्जैक्टली यही तो है कंप्यूटेशन कैपिटल गेन्स की। तुम भी यार फालतू घबरा रहे हो यार। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की पूरी वैल्यू लेस ट्रांसफर एक्सपेंस
नेट कंसिडरेशन लेस indexed cost of acquisition less indexed cost of improvement। अरे सर, आपने तो हमें इतना सिंपल सा बताया था, यहाँ पर आपने क्या कहानी लिख दी, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। 1 मिनट और दे दो मुझे गिनती का, बस। क्या बोला मैंने? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि आपकी सेल वैल्यू, हमारे केस में क्या था 40 लाख रुपीस। ट्रांसफर एक्सपेंस यानी कि अगर आप उसको कुछ ब्रोकरेज दे रहे हो, कुछ तो जा रहा है ना भाई। अगर डीलर है, मकान का प्रॉपर्टी डीलर है, तो हमारा फ्री में तो मकान बिचवाएगा नहीं, उसको आप कुछ ब्रोकरेज भी दोगे, तो वो ब्रोकरेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सपोज 40 लाख में से 1 लाख ब्रोकरेज चली गई। ठीक है, अब बचा कितना? 39 लाख। 39 लाख हमारा नेट कंसिडरेशन है जो हमारी जेब में आ रहा है। सिंपल। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अभी इंडेक्स वर्ड को भूल जाओ, अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान रखो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना था? वो कॉस्ट जिस पर हमने एसेट अक्वायर करा था 35 लाख रुपीस। तो 39 लाख अभी तक आया था हमारा, उसमें से 35 लाख कम करे, कितना बचा? 4 लाख रुपीस कैपिटल गेंस। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स वर्ड को भूल जाओ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है यार, आप लोग लिख लेना, मेरी राइटिंग खराब हो गई यहाँ पे। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि आपने उस कैपिटल एसेट पर खरीदने के बाद उस मकान पर आपने कुछ पैसा लगाया हो, 1 लाख 2 लाख, ये तो यहाँ की थोड़ी मरम्मत करा लेते हैं, इस दीवार को खसका के यहाँ पे थोड़ा और कमरा बड़ा करा लेते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो वहाँ पर आपने कुछ इंप्रूवमेंट कराई हो। सपोज हमारी सेल वैल्यू थी 40 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख हमने ब्रोकरेज दे दी, तो आप जेब में कितना आया? 39 लाख रुपीस। उसमें से हमारा 35 लाख रुपीस हमने अक्वायर करने की कॉस्ट थी, 1 लाख रुपए का हमने उसमें मकान में काम करवाया था। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपका प्रॉफिट हुआ कितना। 39 में से 35 गए अक्वायर के, बचे 4 लाख, उसमें से एक गया, हमारा बचा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, सीधी साफ भाषा में 3 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 3 लाख हमारा कैपिटल गेन्स हो गया। 3 लाख का अमाउंट अब हमारे में टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन्स के अंदर। अब बताओ इसमें दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है। सेल वैल्यू में से हमने ब्रोकरेज माइनस कर दी, यानी कि ट्रांसफर एक्सपेंस, हमारा वो नेट पैसा आ गया जो हमारी जेब में आने वाला है, नेट कंसिडरेशन। उसमें से हमने कॉस्ट माइनस करी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करा। ठीक है, कि हमने कुछ मकान में काम कराया हो, या उस कैपिटल एसेट में हमने कुछ मरम्मत कराई हो सकता है वो, अगर वो डायमंड है, ठीक है, डायमंड को हमने घिसवा के उसकी चमक बढ़वाई हो, इंप्रूवमेंट करवा रहे हो उसमें, है ना। ज्वेलरी भी तो एक कैपिटल एसेट है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया। और जो बचा हुआ जो बैलेंस होगा हमारा प्रॉफिट, वो हमारा कैपिटल गेन्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आते इंडेक्स्ड वर्ड पे। ठीक है, फॉर्मेट लिख लेना कंप्यूटेशन का सबसे पहले, उसके बाद इंडेक्स वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर मेरे हिसाब से आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और होगा, 10 मिनट के आसपास का जाएगा। चलो। चलिए, मैं लिख लिख के मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी लिख लिख के ही पढ़िएगा, वरना कोई फायदा नहीं है मेरे लिखने का। ठीक है, अब एक टर्म, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा लॉन्ग। ठीक है, अब एक चार्ट बता देता हूँ।
ये बस हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। कैपिटल गेन्स होता है हमारा दो टाइप, और एक होता है लॉन्ग टर्म। मैंने महीने लिखे हुए, महीने और 36 महीने। ध्यान सुनना, अगर आप इक्विटी शेयर दोनों में से कुछ भी खरीदते हो और 12 महीने के, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, महीने के बाद बेचते हो, 13वां महीना, 14वां महीना या सो ऑन, कभी भी 5 साल, तो आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पीरियड डिफाइन करा हुआ है। अगर आप लैंड और बिल्डिंग खरीद और अंदर अंदर बेच दे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वरना बेचोगे तो आपका लॉन्ग। और ऑफ अनलिस्टेड कंपनी तो ऊपर आ गई, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, 24 महीने का टाइम पीरियड उसका। डिवेंचर्स का टाइम पीरियड लंबा होता है, डिवेंचर टर्म बोरोइंग भी लंबा होता है, 36 महीने, 36 मंथ, 3 साल। अगर आप 3 साल तक अपने पास 3 साल के अंदर अंदर उसको सेल करते और आपको उस डिवेंचर पे प्रॉफिट होता है, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और 3 साल बाद उसको सेल करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बेसिक सी चीज़ है, इसमें डेट ओरिएंटेड फंड भी आता है वाली बात है। तो शेयर इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऊपर ही आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन होता है, डेट भी होता है। तो डेट ओरिएंटेड फंड यानी कि म्यूचुअल फंड जो ऐसा डेट में लगाते हो वो होता है डेट ओरिएंटेड फंड। तो उसका टाइम पीरियड भी 36 महीने है, बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने शॉर्ट टर्म एलोकेशन क्यों करी, क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी हमें कि कैपिटल गेन को हमें दो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फटाफट देखते हैं, फटाफट से ये चार्ट बनाओ और आगे बढ़ेंगे। चलो आखिरी बार, लास्ट, फटाफट से। लॉन्ग टर्म में शब्द यूज करते इंडेक्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कोई शब्द यूज नहीं होता। उसका मतलब होता क्या है, जो अब मैंने आपको पहले, इंडेक्स का मतलब होता है, हो सकता है आपने कोई कैपिटल एसेट 2001 में खरीदा जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, और आज जाके बेचा रुपएगा, तो आपका कैपिटल गेन जो वो तो यही सोचेगा कि आपको 34 लाख रुपए का, 34 लाख का प्रॉफिट हो गया। पर बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे? क्योंकि जब आपने, याद करो, 1 लाख रुपए की वैल्यू ही बहुत थी यार, वैल्यू बहुत थी। हमने पाई जोड़ जोड़ के ये मकान बनाया था, ठीक है, और 10 लाख की वैल्यू बहुत है, ठीक है। हमारे पास इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है। शॉर्ट से सारे मेरी इस शॉर्ट्स के बाद, ये बात आप वहाँ पे गूगल जाएंगे और इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है 2001 और 2002 का, और करेंटली मेरे हिसाब से 317 समथिंग है। चेक करके बता देता हूँ आपको। हाँ जी, 22-23 का 31 है। अब क्या करना है हमको ना कॉस्ट पता लगानी है। कैसे? कि 1 लाख रुपए की आज की वैल्यू क्या है। तो उस टाइम 2001 और 2002 का 100 लिखा हुआ है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यहाँ का 31 है। यानी कि जो चीज़ पहले 100 रुपये में आती थी वो आज 3 आ रही है, ठीक है। फटाफट से 100 की वैल्यू लिखेंगे 1 लाख रुपए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। क्या आ रहा है? फटाफट चेक करिए। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? ओहो, 1 लाख इंटू 300 डिवाइड बाय 100, 30,000, 3,30,000। और आज हम इस चीज को बेच रहे हैं लाख में। तो सोचो, अब हमारा असली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको बोलते हैं हम इंडेक्स्ड, ये इस पर इंडेक्सेशन, जो तब की वैल्यू थी आज के रेट पर लाने को इंडेक्सेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेल वैल्यू हो गया। सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, कैपिटल गेन्स आ जाएगा, और वो कैपिटल गेन्स अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इनके क्वेश्चंस लगाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लगाएंगे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, और बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल में, जाते रहे जरूर करिएगा, ताकि आप आने वाले लेक्चर्स को मिस ना कर सको, और पूरा जो कि नवंबर 2023 सीए एग्जाम्स को फोकस करता है उसको आप कवर कर पाओ। थैंक यू सो मच।